चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना, और बहुत लंबा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ना केवल ये कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप जितना भी ये पढ़ते चले जाओ ना, ये आपको हर जगह मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, देखिए ये हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। ठीक है, बात करेंगे हम जीव में जनन की, तो पहले हम समझ लेते हैं जीव किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जीव है कौन सा निर्जीव है ना। तो जीव क्या होता है, समझिए जीव क्या होता है। जीव वह होता है जिसमें जीवन होता है। जीव वह होता है जिसमें जीवन होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि वो वस्तु जो जिंदा, जिसमें जीवन है, जो जिंदा है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीव बोलेंगे। पहचान कैसे करेंगे कि जीव है। पहली चीज़, अगर कोई भी जीव होगा, कोई भी जीव पैदा होता है तो सबसे पहले कौन सी क्रिया करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, सांस लेता है। क्या करता है, सांस लेता है, श्वसन। क्या होता है, श्वसन, है ना। तो वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना, वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं में, जैसे कि भोजन के विघटन में उनका उपयोग करना, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो पहली क्रिया क्या है, जीव का पहला लक्षण क्या है, तो जीव का पहला लक्षण है श्वसन। वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना। सोना है बेटा तो सो लो, लेकिन पढ़ना तो ध्यान से पढ़ना। अगर सोने वाले एक को मिल गई बेटा तो बड़ी मार खाओगे, समझ लो। पहली चीज़ तो ये है ना। देखो, वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना, ठीक है, वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना तथा उसमें से जो ऑक्सीजन को हम ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, उसका इस्तेमाल भोजन के विघटन में करना श्वसन कहलाता है। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, भोजन। क्या होता है भोजन, तो वह भोज्य पदार्थ जिसे आप जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए आप अलग अलग ऊर्जा देते हैं, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं, बनाई नहीं जा सकती, एक जगह से दूसरी जगह वो केवल रूपांतरित, स्थानांतरित की जा सकती है। जैसे गेहूँ, जैसे ज़मीन के नीचे से पौधे ने ऊर्जा लिया, है ना, उसके बीज में ऊर्जा आया, अब उस ऊर्जा को हमने खाया, हमारे शरीर में ऊर्जा, हमारी मौत हुई, है ना, फिर वो पृथ्वी पर फिर विलीन हुआ, फिर वहाँ एक पौधा उगेगा, फिर ऊर्जा। तो ऊर्जा हमेशा क्या होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है। ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होती। ना तो किसी लैब में उसे हम बना सकते हैं, ना तो हम उसे क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से किसी भी यंत्र, किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की, ऊर्जा की पड़ती है। अब बात आएगी वो ऊर्जा मिलेगी कहाँ से, तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है। हम स्वपोषी जीव तो है नहीं कि अपना, हम पौधे तो है नहीं कि अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, समझ रही हैं। हम पौधे नहीं हैं। पोषण के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं ना, स्वपोषी और परपोषी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। तो हम किसकी कैटेगरी में आते हैं, हम परपोषी की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी समझते हैं भोजन क्या होता है ना। तो वह भोज्य पदार्थ जिसे हम ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं, वह भोज्य पदार्थ जिसे हम किसके लिए ग्रहण करते हैं, ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भोजन। भोज्य पदार्थ क्या होता है, देखिए जो चीज़ें आप ग्रहण कर सके, या फिर वे ग्रहण का मतलब कंकड़ पत्थर उठा के थोड़ी ग्रहण कर लेना, है ना, वो वस्तुएं जो जिसे आप ग्रहण करें, है ना, वो क्या काम करे, आपको ऊर्जा प्रदान करे, वो क्या कहलाता है, भोज्य पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, भोज्य पदार्थ। अभी समझते हैं हम आगे। श्वसन हो गया, भोजन हो गया। बात करेंगे हम वृद्धि के बारे में, है ना। वृद्धि क्या होता है, तो किसी भी जीव के, आपके आसपास कोई भी बच्चा जिसको आपने बचपन से देखा है, वो आपके सामने बड़ा हो जाता है, लेकिन आप ये नहीं बता पाते कि वो बच्चा किस दिन बड़ा हुआ या किस दिन वो थोड़ा सा बढ़ा, है ना। तो किसी जीव के आकार एवं आकृति में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। वृद्धि एक जटिल जैविक प्रक्रिया है। अगर आपको कुछ नहीं याद होता तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि वृद्धि एक जटिल जैविक प्रक्रिया है। जटिल का मतलब धीरे धीरे होने वाली, जैविक का मतलब जीव द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। मतलब जीव, कोई भी जीव है वो धीरे धीरे वृद्धि करता है। ऐसा नहीं कि रात में सोया सवेरे बड़का बाबू हो गया, ऐसा नहीं, वो धीरे ही धीरे बढ़ेगा। जब भी विकास होगा वो कैसा होगा, वो धीरे धीरे। किसी भी जीव का विकास की प्रक्रिया जब कभी भी होती है वो धीरे ही धीरे होती है, अचानक नहीं। हाँ, ज़बरदस्ती कर सकते हैं हम,
जैसे सामान्यतः कोई मुर्गी होती है, जो भारत की मुर्गी है, वो एक साल में 60 से 70 अंडे देती है। अब अगर 200 लेना है तो ज़बरदस्ती। या फिर आप देखिए जो लौकी होती है ना, जो आजकल जो सब्जी उगाई जाती है वो ज़बरदस्ती उगाई जाती है। ज़बरदस्ती का मतलब कैसे उगाई जाती है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जो पौधों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, उनको ले जाके लौकी के फूल में इंजेक्ट कर देंगे, लगा देंगे, तो सवेरे इतनी बड़ी लौकी हो जाएगी। अब बड़ी लौकी होगी तो उसको खाएंगे तो उसमें पोषक पदार्थ कितने होंगे? मुर्गी जब तक अंडा दे सकी तब तक दो, बाद में मुर्गी है गायब। अब बताओ, उस मुर्गी को खाएंगे जिसको कुपोषण हो गया है, तो आप कितने मजबूत रहेंगे? सोच के देखिए, है ना। आपके स्वास्थ्य के साथ पूरा खेला जाता है। हम चावल खाते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे प्लास्टिक के चावल खाए जाते हैं, है ना। वो चावल को क्या करते हैं, ऐसा लगेगा कि ये चावल है लेकिन वो प्लास्टिक का होता है, जिसको चाइना ने बहुत पहले बनाना शुरू कर दिया था। वो क्या है? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है ना। आप तो खाओगे, आप तो जितने का चावल बिक रहा है उतने का वो, लेकिन उसके बनाने की कॉस्ट, उसकी बनाने की जो लागत है वो कम है। लेकिन खाएंगे, आपको ऊर्जा भी नहीं मिली और आपका डाइजेशन, आपका पाचन भी गड़बड़ हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो भोजन वृद्धि समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जनन के बारे में, जो कि आपका चैप्टर है। जनन क्या होता है, जरूरी क्यों है जनन, आखिर जनन की क्या आवश्यकता पड़ी भाई, ऐसा क्या जरूरी है जनन? तो वही हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं, तथा उसकी विधियाँ कितनी है, कितने तरीके के जीव हैं जनन करने के आधार पे, है ना। बात करेंगे जीवों में जनन की, तो याद रखिएगा, प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। जो कोई भी जीव है, हमारे आसपास जितने भी जीव हैं, वो अपने समान जीव को ही जन्म देते हैं। इन रेयर केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देखने में लगता है कि एक जीव ने दूसरे जीव को जन्म दिया, तो वो हो सकता है डीएनए की वजह से, रासायनिक या भौतिक कारक हो सकते हैं इसके, यानी कि उस जीव के शरीर में कोई गड़बड़ी रही होगी, कोई हार्मोन कम रहा होगा, पोषण कम मिला होगा, या फिर जिस जगह वो रह रहा है उसका असर हुआ होगा, यानी कि वातावरण का हुआ होगा, या तो फिर डीएनए की सूचना में कोई गड़बड़ी हुई होगी, है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब आप आनुवंशिकता पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे किस प्रकार से किसी जीव के शरीर का विकास होता है, किस प्रकार से, जैसे देखते हैं ना, कुछ लोगों में उंगलियां 6 बन जाती हैं, है ना, तो किसी में एक्स्ट्रा, जैसे गाय कुछ होती है जिनके कान के ऊपर कान एक ठो आ जाता है, तो हम कहते हैं जीव है ना, कहते कि नहीं कहते? तो वो क्या है, वो एक्स्ट्रा पार्ट बन जाते हैं कभी कभी। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो जनन क्या होता है, तो प्रत्येक जीव का अपने समान, हर जीव अपने ही समान जीव को जन्म देगा। क्यों जन्म देगा? क्योंकि जाति की निरंतरता को बनाना है। हर जीव चाहता है कि मेरा अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल जनन समझिए, जीवों में जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो हमारे आसपास के जो जीव हैं वो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो क्या है जनन? क्या है? अपने समान जीव को, प्रत्येक जीव को अपने समान जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। याद रखेंगे, प्रत्येक जीव जीवन की किसी न किसी अवस्था में जनन अवश्य करेगा। अगर वो जनन नहीं करता, मान लेते हैं मानव जनन करना बंद कर दे, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जनन करना बंद कर दे, अगर मानव बंद कर दे तो हम अपनी सदी के या फिर मानव जाति के हम आखिरी जीव होंगे। इसके बाद जनन होगा ही नहीं और नई संतानें आएंगे नहीं, पृथ्वी से मानव गायब। समझें? तो जनन क्यों जरूरी है वो हम आगे पढ़ेंगे। बात करेंगे जीवन चक्र के बारे में, है ना। जीवन चक्र क्या होता है? जीवन चक्र का मतलब क्या है? जब क्या है, आपके जीवन में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं आप करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जीवन चक्र। दूसरी परिभाषा से आप पूरी आसानी से समझ जाएंगे, जीवन काल, है ना। जीवन काल क्या होता है? काल का मतलब समय, जीवन का मतलब आप जितना दिन तक जीवित रहे। कोई जीव जब से वो पैदा हुआ और जब तक वो मर नहीं जाता, पॉइंट याद रखना, प्राकृतिक मृत्यु। अगर कोई व्यक्ति जब से पैदा हुआ और जब तक वो अपने आप नहीं मर जाता के बीच के समय को क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं। अब बात आएगी कि जो जहर खा के मर गया, वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, वो अप्राकृतिक, उसका जीवन काल और था। कोई आदमी 60 साल जीने वाला है, जाके पीछे से, है ना, मामला कर दे, सुलगा चले आए,
तो क्या है वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु का मतलब जब कोई व्यक्ति स्वतः मरता है, अपने आप मरता है, किसी रोग किसी बीमारी से मरता है, तो वो क्या है, वो है प्राकृतिक मृत्यु। जबकि एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, समझ रहे, फांसी, ये सब क्या है, ये सब जिसको हम अकाल मृत्यु के नाम से जानते हैं, ये सब प्राकृतिक मृत्यु के अंतर्गत नहीं आते। समझ रहे। तो जीवन काल किसे कहते हैं, तो किसी जीव के जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच के का जो समय है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो 2014 में या फिर मान लेते हैं 2010 में पैदा हुआ और अभी मान के चलते हैं 2022 हो गया, तो अगर उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, 10 में पैदा हुआ और वो 22 में एक्सपायर कर जाता है, प्राकृतिक मौत हो जाती है, तो पूछा जाएगा उसका जीवन काल कितना होगा, है ना। तो कितना साल वो जीवित रहा, 12 साल जीवित रहा, तो उसका जीवन काल कितना होगा, 12। ऐसे ही अलग अलग जो हमारे पास हमारे वातावरण हमारे आसपास जितने भी जीव हैं, हर जीव का जीवन काल अलग अलग है। समझ रहे, हर जीव का जीवन काल अलग अलग है। कोई ऐसे जीव है, कुछ ऐसे जीव हैं जो 2000 साल तक रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो 200 साल रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो 1 सप्ताह रहते हैं जैसे तितली, है ना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो 60 साल, कुछ 70, 75, अलग अलग तरीके के जीव होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं तो जैसे मान लेते हैं पहला जीव है कुत्ता। कुत्ता कितने साल तक जीवित रहता है, तो 15 से 16 साल तक कुत्ता जीवित रहता है ना। बात करेंगे अगर हम मनुष्य की बात कर ले, है ना, मानव की जो उम्र है वो औसतन 60 से 70 है, पहले ये 100 हुआ करती थी। समझ रहे हैं। अगर बात करें तोता की, तो तोता की उम्र जो होती है लगभग 120 से 140 साल होती है। समझ रहे हैं। अगर बात करें हम आगे चले, हाथी की बात कर ले, तो जो हाथी का जीवन काल होता है वो 70 साल से 75 साल होता है, ठीक है। जबकि अगर हम आगे बात करें हम बरगद की, तो जो बरगद का पेड़ होता है वो लगभग 200 साल तक रहता है। और सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला कोई पौधा है तो वो है पीपल, जो लगभग 2000 वर्ष तक जीवित रहता है। तो अगर अभी पूछा जाए कि कुत्ता का जीवन काल कितना होगा, तो कितना होगा, 15 से 16 साल। मनुष्य का जीवन काल कितना होगा, है ना। अब बात करें, अगर यही लिख देता हूँ तितली का जीवन काल लगभग 1 सप्ताह होता है। 1 सप्ताह के अंदर तितली मर जाती है। और तितली के बारे में एक बात आपको और बता दूं, तितली किस कैटेगरी में आती है, वो कीट की कैटेगरी में आती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा संघ के बारे में ना, तो उसमें बताया जाएगा कीट की पहचान क्या होती है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं हल्का। कीट वह होता है जिसके पास 2 पंख होते हैं और पैर कितने होते हैं, 6, यानी कि 3 जोड़ी पैर हों और 2 पंख है, वो क्या होगा, वो कीट होगा। मच्छर किस में आएगा, कीट में आएगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कीटों की संख्या है। अगर सभी जितने पृथ्वी पर मानव हैं, है ना, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, अगर उनको कीट बांट दिया जाए, भैया आपके हिस्से में कीट आया, आपके डिवाइड कर दिया जाए, तो लगभग एक आदमी के हिस्से करोड़ों करोड़ों कीट आएंगे। जितने पृथ्वी पर मानव हैं, सभी मानव के हिस्से करोड़ों करोड़ों कीट आएंगे। आप सोच लीजिए कितने कीट होते हैं। समझ रहे हैं। एक मेढक लगभग, है ना, 12 से 13 हज़ार एक बार में, गजबे कांड हो रहा है। समझ रहे हैं। मनुष्य में हो जाता तो मज़ा आ जाता है। फिलहाल तो ये था जीवन काल। अलग अलग जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जीवन काल क्या होता है, तो किसी जीव के जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जितना समय होता है, मतलब ये मान लेते हैं जीवन, ये मृत्यु, इसके बीच में उसने जितने दिन तक वो जीवित रहा, उस समय को क्या बोलते हैं, उस जीव का जीवन काल बोलते हैं। बात करेंगे जनन के बारे में, तो जनन के बारे में मैंने पहले ही बताया, है ना। प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब आनुवंशिक पदार्थ, अब भाई जनन तो हो गया, है ना, हर जीव, किसी नए जीव की उत्पत्ति हो गई, लेकिन वो जीव जिएगा कैसे, वातावरण में वो रहेगा कैसे, है ना, कैसे बात करेगा, ये सारी चीज़ें कैसे तय होती हैं, तो वो तय होती है आनुवंशिक पदार्थ से। हमारे अंदर हमारे माता पिता या फिर हमारे पूर्वजों के लक्षण आते हैं, वो लक्षण हमें पहले ही बता देते हैं कि हमें कैसे रहना है, या
कौन सी चीज़ हमें खानी है, कौन सी चीज़ हमें नहीं खानी है, वो तो धीरे धीरे रहते रहते माहौल में रहते रहते ढल जाते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो आपको आपके पूर्वजों से मिल जाते हैं। जैसे माना जाता है कि मानव क्या है, मानव में अनुकूलन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ से मिला? वो हमें हमारे पूर्वजों से मिला। हमें हमारे पूर्वजों से ना केवल अच्छे गुण मिलते हैं, बल्कि हमें हमारे पूर्वजों से कुछ रोग भी मिलते हैं। जब आप मेंडल का नियम पढ़ेंगे, जब आप आनुवंशिकता पढ़ेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि हमें कौन कौन सी बीमारियां हमारे पूर्वज उपहार में देके चले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो आनुवंशिक पदार्थ कौन है? डीएनए को माना जाता है आनुवंशिक पदार्थ। जब डीएनए की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले माना जाता था कि आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन बाद में प्रयोगों से पता चला कि आरएनए केवल एक प्रोटीन है। सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेके जाता है? डीएनए लेके जाता है। कौन लेके जाता है? डीएनए लेके जाता है। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ कौन है? डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी समझिए, अगर डीएनए, मैं आपको पहले ही समझा रहा था, डीएनए जो है, अगर डीएनए में जरा सा भी चेंजेस हो गया, जरा सा भी परिवर्तन हो गया, तो आप एक नई जाति में बदल जाएंगे। एक नई जाति के जीव की क्या हो जाएगी? उत्पत्ति हो जाएगी। मतलब भाई, अगर मान लें डीएनए के पास सूचना है, आपके पूर्वज के पास 2 आँखें है ना, 2 कान, 1 नाक, 1 ठुमू है ना, ये सारी सूचनाएं। अब ये आपके हाथ में उंगलियां कितनी? 5। समझ रहे? लेकिन अगर डीएनए को सूचना, डीएनए अगर ये सूचना दे दे, या डीएनए में अगर ये सूचना मिल जाएगी कि भाई आपके पूर्वज के पास 6 उंगलियां, तो यहाँ कितनी उंगली हो जाएंगी? 6। ये है ना, और आपके कान 2 थे, मज़ा आ जाएगा। एक कान में कितना जबर सुनते हैं, 2 कान में मज़ा आ जाएगा, दिवालिया आर पार सुनेंगे, है कि नहीं? सोच के देखो, ये एक्स्ट्रा चीज़ें कहाँ से बनती हैं, उसका जिम्मेदार कौन होता है? डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ वह पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, वो कहलाता है आनुवंशिक पदार्थ। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करें। अब देखो, जनन जो होता है वो वातावरण के जो जीव हैं वो अलग अलग तरीके से जनन करते हैं। कोई लैंगिक जनन करता है, कोई अलैंगिक, मतलब कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें नर मादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नर मादा की ज़रूरत पड़ती है ना। तो लेकिन चाहे जनन जैसे भी किया जाए, उनमें कुछ चीज़ें कॉपी होती हैं। मतलब चाहे बात करें, मैं आपको बता दूं, जनन 2 तरीके के, हमें इस चैप्टर में पूरे उन्हीं के बारे में ही पढ़ना है। जनन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन मतलब, लैंगिक का मतलब लिंग, जो जब 2 अलग अलग लिंग वाले जीव मिलकर किसी संतान के, किसी नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। जबकि अलैंगिक जनन की बात करें तो जब एकल जीव मिलकर, अकेला कोई जीव, एक ही जीव संतान की उत्पत्ति करे, वो कहलाता है अलैंगिक जनन। जैसे हम बात करें तो केचुआ, नेरिस, है ना, जोंक, ये सब क्या है? ये एकल जीव हैं। इन्हें द्विलिंगी भी कहा जाता है। ये अकेले एक ही जीव संतान की उत्पत्ति कर सकता है। जब कोई एक जीव अकेला ही संतान की उत्पत्ति करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। और ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं, बिना निषेचन। अब आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली जाएंगे तो पूरा चैप्टर में यही खत्म हो जाना है। समानताएं, चाहे जनन लैंगिक हो चाहे जनन अलैंगिक हो, मतलब चाहे जीव अकेला हो चाहे 2 जीव मिलकर संतान की उत्पत्ति करे, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो सबको करनी पड़ती है। हर जीव के शरीर में वो घटनाएं होंगी, चाहे वो लैंगिक जनन करे या फिर चाहे वो अलैंगिक जनन करे। जैसे पहला पॉइंट क्या है ना, कहाँ छोड़ दिया, है ना। पहली समानताएं क्या है? तो पहली समानता क्या होगी? कुछ समानताएं होंगी। जैसे पहली समानता क्या होगी कि अगर कोई भी जीव नए जीव की उत्पत्ति कर रहा होगा, कोशिका सिद्धांत मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको याद आ जाएगा। कोई भी जीव अगर क्या करता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान, जिन्होंने सन 1838 से 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने पहला पॉइंट कहा था कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनका निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से हुआ है। यानी कि कोई भी कोशिका है, आज हमारा शरीर बना है तो हमसे पहले कोई शरीर रहा होगा जिससे हमारा क्या हुआ है? निर्माण हुआ है।
दूसरा पॉइंट क्या था कि किसी भी जीव का निर्माण कोशिका या फिर कोशिकाओं से हुआ है, यानी कि कोई भी जीव है या तो वो कोशिका से बना होगा या तो कोशिकाओं से। तो कोशिका एक वचन और कोशिकाओं बहुवचन, यानी कि हमारे आसपास के जितने भी जीव हैं या तो उनमें एक कोशिका पाई गई होगी या फिर अनेक कोशिका। दो ही तरीके के जीव हमारे आसपास पाए जाएंगे। आगे बात करेंगे मूल समानताएं क्या होंगी। अगर कोई नया जीव बन रहा है तो वो अपने माता पिता या फिर पहला प्रोसेस क्या होगा, कोशिका विभाजन। किसी भी जीव का निर्माण अगर होगा तो सबसे पहले क्या होगा भाई, अगर हमारा ही शरीर ये बना तो कोशिका जब तक टूटेगी नहीं, जब तक केंद्रक टूटेगा नहीं तब तक नई कोशिका बनेगी नहीं। आप पढ़े हैं कोशिका विभाजन कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका टूट के 2 कोशिका का निर्माण करे लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान हो, उसे बोलेंगे समसूत्री विभाजन। लेकिन ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका टूट के 4 कोशिका का निर्माण करे लेकिन गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो, जनक के आधी हो, उसे बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। हमारे शरीर में हमेशा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, लेकिन जनन के दौरान, जनन माने क्या होता है, उत्पन्न होना, पैदा होना। जब शुक्राणु बने, अंडाणु बने या नया जीव बने तब कौन सा विभाजन होगा, वहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो केवल और केवल जनन के दौरान ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। बाकी जब कभी भी हमारे शरीर में विभाजन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा समसूत्री। हम बात कर रहे हैं मूल समानताओं के बारे में, कौन कौन सी समानताएं होंगी। तो पहली समानता होगी भाई आरएनए, प्रोटीन या रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण। चाहे जनन लैंगिक हो या फिर चाहे जनन अलैंगिक हो, उसमें कुछ चीज़ें जरूर कॉपी होंगी, जैसे आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना, मतलब चाहे जनन लैंगिक हो चाहे अलैंगिक हो उसमें प्रोटीन जरूर बनेगा, है ना। जो पदार्थ जनन के लिए आवश्यक है उनका बनना जरूरी है, चाहे जनन लैंगिक हो चाहे अलैंगिक हो, उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा पॉइंट कोशिका विभाजन। अगर कोशिका चाहे जनन लैंगिक हो चाहे अलैंगिक हो, बिना एक कोशिका के टूटे दूसरी कोशिका बनेगी ही नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट हम समझते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है डीएनए का द्विगुणन। ये केवल हमारे शरीर में डीएनए ही पाया जाता है, तो उन्होंने बेना चला लो पहले। हमारे शरीर में केवल डीएनए ही ऐसा पदार्थ है जिसमें द्विगुणन की क्षमता, द्विगुणन का मतलब फोटोकॉपी। हमारे अंदर जो लक्षण आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे पूर्वजों से। कहाँ से आते हैं, हमारे पूर्वजों से। तो डीएनए का द्विगुणन, चाहे जनन अलैंगिक हो चाहे लैंगिक हो चाहे अलैंगिक हो, लेकिन उनमें 3-4 चीज़ें कॉपी होंगी, एक जैसी होंगी। पहला कोशिका विभाजन, दूसरा पदार्थ, जैसे कुछ पदार्थ, कुछ प्रोटीन, उनका संश्लेषण, जैव रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण, साथ ही साथ तीसरा पॉइंट हमने जो पढ़ा अभी पढ़ा वो क्या था भाई, है ना, वो था आपका डीएनए का द्विगुणन। मतलब एक डीएनए ही टूटकर आगे चल के एक नए डीएनए का निर्माण करता है। बात करेंगे जनन का उद्देश्य, क्यों ज़रूरी है जनन, है ना, क्या क्या फ़ायदा होती है जनन की। तो पहली, जाति की निरंतरता। पहला पॉइंट क्या है, जाति की निरंतरता। प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करता है। दूसरा पॉइंट, जाति की वृद्धि। जब कोई जीव को ऐसा लगता है कि जाति में क्या होने वाली है भाई, कमी होने वाली है, तो वो क्या करता है, जनन करता है। जबकि तीसरा पॉइंट क्या है, विभिन्नताएं, वेरिएशन। इसके बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, यानी कि अगर जनन नहीं होगा पृथ्वी से सभी जीव क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जनन की विधियों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।